हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट कैसे क्वेश्चंस पूछता है। जैसे एक क्वेश्चन लिखा है, द टॉय ड्रमर प्लेज द ड्रम इफ़ यू प्रेस द बटन एट बैक। अब देखो यहाँ पे लिखा है, इस पे अंडरलाइन किया हुआ है, यानी ये उनकी तरफ से, यानी क्वेश्चन की तरफ से यहाँ पर इसमें एरर है। लेकिन हमें देखना है अगर एरर है तो सही क्या होगा, और अगर एरर नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, नो सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है ना। अब हम देखते हैं इफ़ के साथ। तो देखो इफ़ के साथ पहला, जैसे ये पहला ऑप्शन देखते हैं, इफ़ यू आर प्रेसिंग। ठीक है, कि कंडीशन अगर प्रेजेंट में तो पास्ट में रिजल्ट नहीं आ सकता, यानी पहला ऑप्शन तो गलत है। यहाँ प्लेड लिख रखा है ना, ये गलत है। नो सब्स्टिट्यूशन देखते हैं अभी। प्लेइंग, अब देखो ड्रमर के बाद डायरेक्ट प्लेइंग कैसे आएगा, ड्रमर तो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के पास डायरेक्ट प्लेइंग नहीं आ सकता, यानी ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तीसरा है विल प्ले, हाँ ये हो सकता है, द ड्रम इफ़ यू विल प्रेस। तो देखो इफ़ के साथ में, कंडीशन के साथ में कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं आता, यानी ये भी गलत है। इसका मतलब इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है, अपने आप में ठीक है। क्योंकि आपको पता है इफ़ के साथ में यू प्रेस, यानी यू फर्स्ट, यू क्या है, सब्जेक्ट है, इस ये फर्स्ट फॉर्म है, यानी कंडीशन किस में लिखी हुई है, इफ़ के साथ कंडीशन प्रेजेंट में लिखी हुई है, तो फ्यूचर में आंसर आ सकता है। लेकिन यहाँ पर फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनेट लिखा हुआ है। तो आपको मैंने पढ़ाया था कि प्रेजेंट इंडेफिनेट को हम फ्यूचर एक्शन भी बता सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से सही है, इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि मान लो मैंने लिखा, तो अब ध्यान रखना, इफ़ के साथ जब कंडीशन लिखी जाती है ना प्रेजेंट में, सब्जेक्ट के साथ V1 या V1 के साथ S या ES, तो जो उसका रिजल्ट होता है वो रिजल्ट किस में आता है, फ्यूचर इंडेफिनेट, सब्जेक्ट के साथ विल या सेल के साथ V1 आता है। अब यहाँ पर बाकी, और कभी भी कंडीशन के साथ फ्यूचर टेंस नहीं आता, इसलिए ये गलत हो गया। ये क्यों गलत है, प्रेस्ड ये तो पास्ट में लिख दिया, और प्लेइंग वैसे भी नहीं आ सकता क्योंकि ड्रमर के साथ प्लेइंग डायरेक्ट नहीं आएगा। प्लेड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कंडीशन जब प्रेजेंट है तो पास्ट में आंसर कैसे आ सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, यहाँ पर किसी की सब्स्टिट्यूशन की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, अब आप कहोगे सर यहाँ पर सब्जेक्ट अगर कंडीशन प्रेजेंट में होती है तो फ्यूचर में आंसर आना चाहिए था, यहाँ तो प्लेज लिखा है। तो मैंने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अपने आप में फ्यूचर के एक्शन को भी बताता है तो ठीक है, फिक्स एक्शन होते हैं, उनको बताने के लिए आप लिख सकते हैं, तो इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। और देखो कंडीशन और भी होती हैं, एक इफ़ के साथ अगर मान लो कंडीशन आपकी लिखी हो किसमें, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में, तो जो उसका रिजल्ट है, चाहे वो आगे लिखा हो चाहे पीछे लिखा हो, उसका रिजल्ट आता है सब्जेक्ट के साथ में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, और एक कंडीशन लास्ट कंडीशन होती है कि इफ़ के साथ अगर लिखा हो कंडीशन किसमें, सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उसका रिजल्ट किस में आता है, सब्जेक्ट के साथ वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आता है। ठीक है ना, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में ठीक लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन लिखा है, वाइल वॉशिंग योर हैंड्स रब देम टुगेदर फॉर 20 सेकेंड्स टू रिमूव द माइक्रोब्स ऑन दैम। यानी आप 20 सेकंड तक अगर आप वॉश को रब करते हो तो, और सॉरी हैंड्स को रब करते हो तो जो उस पर बैक्टीरिया होता है वो निकल जाता है। तो देखो यहाँ पे लिखा द माइक्रोब्स ऑन दैम। अब देखो आपको पता है ऑन क्या एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद में कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो दैम अपने आप में ऑब्जेक्टिव केस है वैसे तो। चलो देखते हैं आगे इम्प्रूवमेंट में, द माइक्रोब्स ऑन दे तो नहीं आ सकता, सब्जेक्टिव केस है, ये वाला गलत है। दोज प्रोनाउन ये भी नहीं आ सकता, देयर भी इसका प्रोनाउन ये भी नहीं आ सकता। इसका मतलब इसमें भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑन खुद ही प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो देम अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल ठीक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन है, कैन यू गिव मी सो मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ सबॉर्डिनेट क्लॉजेज द टीचर आज द क्लास। अब आपको यहाँ पर अंडरलाइन करके दिया नहीं, इस वाले पार्ट में एरर है। अगर ये एरर है तो ठीक क्या होगा, उनमें से इन चार ऑप्शनों में से बताना है। तो कैन यू गिव मी सो मैनी एग्जाम्पल्स, देखा जाए तो मैनी एग्जाम्पल्स ठीक है, लेकिन देखो सम और फ्यू ये दोनों एडजेक्टिव दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ये गलत हो गया। यहाँ पर सम मैनी, तो सम मैनी एग्जाम्पल्स नहीं, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि पढ़ने में ही सही नहीं, सम मैनी एग्जाम्पल्स नहीं। अब टीचर ने आपसे एग्जाम्पल्स मांगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स मांगे, या बोले और कोई और एग्जाम्पल्स दो, तो कोई और के सेंस में सम मोर एग्जाम्पल्स यूज होता है, ये फ्रेज सही यूज होती है, सम मोर एग्जाम्पल्स, ना कि सो मैनी एग्जाम्पल्स। इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम किससे, सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल्दो द चिल्ड्रन स्टडीड हार्ड बट दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक विदाउट द हेल्प ऑफ द टीचर। ठीक है ना, अगर आप ढंग से देखोगे तो ऑल्दो के साथ यहाँ तक बट दे तक क्या लिखा हुआ है, इस सेंटेंस में बताया गया है कि यहाँ तक एरर है। अगर आपको सही करना है इसे, अगर इसमें कोई गलती तो इसे सही करेंगे, तो कैसे करेंगे, अगर कोई गलती नहीं है तो नो सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। तो आपको देखो मैंने कंजंक्शन पढ़ाया है,
और कंजंक्शन में मैंने आपको बताया कि ऑल्दो के साथ में या तो पेयर होगा तो किसका होगा, या तो कॉमा लगाओ आप सिर्फ, या फिर क्या लगाओ, यट लगाओ, लेकिन कभी भी बट वगैरह लिखना गलत है। इसका मतलब इसमें नो इम्प्रूवमेंट, तो आंसर गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे बट लिखा हुआ है, बट गलत है। या तो कॉमा लगाएंगे, फिर हमने देखा यहाँ पर दे लिखा है, मे बी ये क्वेश्चन आंसर हो जाए। ऑल दो चिल्ड्रन हैड स्टडीड बट दे, तो बट दे तो बिल्कुल गलत, ये भी बट दे गलत, क्योंकि बट तो आएगा ही नहीं ना, बट ऑल दो के साथ पेयर में नहीं आता, या तो एक कॉमा आएगा या फिर यट आएगा। अब यहाँ इसने यट नहीं लगाया लेकिन सिर्फ कॉमा लगाया, तो ऑल दो द चिल्ड्रन स्टडीड हार्ड, और ये कॉमा लगा के दे। अब देखो अगर कई वो कहेंगे सर हैड स्टडी, देखो ये वैसे भी गलत था, हैड के साथ स्टडी थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, स्टडीड होता तो उस मानते, ये वैसे ही गलत है। ये हैव लिखा हुआ है, हैव स्टडीड, ये प्रेजेंट की बात है, लेकिन यहाँ पर देखो कुड नॉट लिखा है, यानी पास्ट में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है तो हैव तो आ ही नहीं सकता, और वैसे भी गलत था क्योंकि दोनों में बट लिखा हुआ है, और ऑल दो के साथ बट का पेयर नहीं होता, किसका होता है, कॉमा या फिर यट का। अब इस वाले ए ऑप्शन में क्या है, ऑल दो द चिल्ड्रन स्टडीड, पास्ट भी है, और देखो कॉमा से ये स्प्लिट किया है, इसने यट भी नहीं लगाया लेकिन बट को हटा दिया, तो ये ठीक है, यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनी ऑफ द एप्पल्स वॉज रोटन। देखो यहाँ पर वॉज रोटन पे आपको, रोटन मतलब सड़ा हुआ होना, तो वॉज रोटन पे आपको अंडरलाइन किया कि गलती है, तो क्या सही होगा। देखो मैनी क्या है, प्लूरल के लिए आता है, और ऑफ क्या है, प्रपोजिशन, तो प्रपोजिशन के बाद जो ये एप्पल्स लिखा है वो तो अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, और वैसे भी ऑब्जेक्ट में किसके लिए आया, मैंने यहाँ पर एप्पल्स के लिए आया, तो प्लूरल ही है, तो वॉज तो कैसे आएगा, वॉज तो सिंगुलर होता है, यानी वॉज इज भी नहीं आएगा, वॉज भी नहीं आएगा, क्या आएगा, वर रोटन। ये एप्पल्स के लिए वॉज नहीं वर आएगा, और ये एप्पल्स की बात हो रही है, मैंने किसके लिए लिखा है, एप्पल्स के लिए, इसलिए वॉज नहीं वर आएगा, और रोटन यहाँ पर क्या है, एक एडजेक्टिव बन गया है। ठीक है ना, नेक्स्ट, द प्लेस इज टू मच नॉइजी। देखो नॉइजी जो होता है ना, ये एडजेक्टिव होता है, और आपने शायद पढ़ा होगा कि टू मच के लिए क्या लगाते हैं हम, टू मच इसके आगे क्या आता है, नाउन आता है, टू मच किसके लिए लेता है, नाउन के लिए, क्योंकि मच क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव, तो और टू क्या हो जाता है, एडवर्ब, तो एडजेक्टिव किसको बताता है, नाउन को, तो नाउन को एडजेक्टिव बताता है, एडजेक्टिव को फिर एडवर्ब बताती है। और अगर मच टू लिखते हैं हम, मच टू के बाद क्या आता है, फिर एडजेक्टिव आता है, तो एडजेक्टिव है तो फिर टू क्या बन जाएगी, ये एडवर्ब, और इस टू को बताने के लिए दोबारा मच फिर यहाँ पर क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। तो अब ध्यान रखना, टू मच कब आता है, जब आगे नाउन लिखी हो, और मच टू कब आता है, जब एडजेक्टिव लिखा हो। और आपको पता है नोइजी अपने आप में क्या एक एडजेक्टिव है, तो टू मच नहीं, यहाँ सॉरी टू मच की जगह पे क्या आएगा, मच टू आएगा, तो मच टू नोइजी का लिखा, ये लिखा मच टू नोइजी, ये वाला करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना, नेक्स्ट वन, देखो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि इसने टू नोइजी भी आंसर दे रखा है, तो टू नोइजी भी बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर है ना आंसर में मच लिखा हुआ था, शायद ये वाला गलत था और ये वाला ठीक हो जाएगा। वैसे ये कंसेप्ट बिल्कुल सही है कि टू मच के बाद में नाउन आता है और मच टू के बाद में एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव लिखा है इसलिए हमने यहाँ पर मच टू को सही मान लिया। लेकिन हाँ ऑप्शन में टू नोइजी लिख रखा है तो इसको भी हम सही मानेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर दोनों ऑप्शन सेम लिख दिए। ये मेरे से गलती हुई है, यहाँ पर मच नोइजी लिखा होता है, ये गलत हो जाता और आंसर होता है इसका टू नोइजी। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में मच टू नोइजी लिखा है तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि आपको पता है एडजेक्टिव से पहले मच टू आएगा। ओके, नेक्स्ट, शोले इज वन इन द मोस्ट पॉपुलर हिंदी मूवीज। अब देखो यहाँ पे लिखा है शोले के बारे में, इसको अंडरलाइन किया, इसमें एरर बतानी है। अब बताओ शोले जो फिल्म है वो सभी फिल्मों से क्या है, एक मोस्ट पॉपुलर है, तो ये क्या है, सिलेक्शन की बात हो रही है कि इन सारी फिल्मों में से मोस्ट पॉपुलर है, तो सिलेक्शन के लिए इन का यूज नहीं होता, किसका यूज होता है, ऑफ का। तो देखो कहाँ लिखा है, इज वन इन, ये तो नहीं होगा, इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, हाँ ये करेक्ट आंसर है, इज इन ये नहीं होगा, और नो सब्स्टिट्यूशन तो होगा ही नहीं, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है, बी। मच ऑफ द ट्रुथ अबाउट द मिस्टीरियस डेथ ऑफ हर पेट वॉज नॉट रिवील्ड, यानी जो बहुत ज़्यादा सच था उस अबाउट द मिस्टीरियस डेथ, किसकी, उसके पेट की जो मिस्टीरियस डेथ हुई है उसका जो ट्रुथ है वॉज नॉट रिवील्ड, उसको रिवील नहीं किया गया। अब वॉज नॉट रिवील्ड के लिए आपसे पूछा गया कि कौन सा इंप्रूवमेंट होगा, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है मच ऑफ द ट्रुथ, ये इसका सब्जेक्ट है, और ट्रुथ क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर ही आना चाहिए। अबाउट तो क्या एक प्रपोजिशन हो गया, तो प्रपोजिशन के बाद में कुछ भी लिखा हो वो सारा क्या होता है, ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव केस है, तो इस ट्रुथ के लिए सिंगुलर आना चाहिए। वॉज क्या सिंगुलर है, नॉट रिवील्ड ये पूरा देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं, वर तो आएगा ही नहीं, वर क्यों आएगा भाई, जब ट्रुथ ही सिंगुलर है तो लास्ट अबाउट तो क्या प्रपोजिशन, तो सब्जेक्ट यही हुआ ना, सब्जेक्ट अगर ये है तो वॉज आना ही चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए तो वर नहीं आएगा। यहाँ पे लिखा है हैव तो ये भी नहीं आएगा, यहाँ पे लिखा है वर ये भी नहीं आएगा, इसका मतलब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये वॉज ठीक है, वॉज नॉट रिवील्ड, नो सब्स्टिट्यूशन इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट वन इज आई आस्क्ड राहुल दैट हाउ फार वॉज हिज ऑफिस फ्रॉम हिज होम। देखो यहाँ पर लिखा है दैट हाउ फार वॉज हिज ऑफिस फ्रॉम हिज होम। ये अब देखो आई आस्क्ड, ये अपने आप में नरेशन का क्वेश्चन है। और देखो डब्ल्यू एच वर्ड के साथ, डब्ल्यू एच वर्ड है ना हाउ, उसके साथ दैट लगाए, इसका मतलब ये दोनों गलत है, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो दैट और हाउ वाला तो क्वेश्चन गलत हो गया। नो सब्स्टिट्यूशन भी गलत है क्योंकि वो सेंटेंस ही गलत है, दैट और हाउ दोनों एक साथ कैसे आ सकते हैं। देन THEN हाउ फार वॉज हिज ऑफिस, ये भी पूरी तरीके से गलत है क्योंकि देन कहाँ से आएगा। अब देखो आप यहाँ पे लिखा है, ये दैट को हटा दिया यहाँ पे, हाउ फार हिज ऑफिस वॉज, क्योंकि आपको मैंने बताया होगा नरेशन पढ़ाते टाइम कि जब हम कंजंक्शन लगाते हैं तो कंजंक्शन के बाद सेंटेंस कैसा आता है, पहले सब्जेक्ट आता है, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया फार हिज ऑफिस, और फिर वर्ब आती है। जबकि इसमें क्या लिख रखा है, पहले वर्ब लिख रखी है बाद में सब्जेक्ट लिख रखा है, जो कि गलत है। तो ये होगा हाउ फार हिज ऑफिस वॉज, क्योंकि नरेशन में आप जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कंजंक्शन लगने के बाद हमेशा असर्टिव सेंटेंस लिखा जाता है, यानी पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। तो ये रहा पहले सब्जेक्ट और फिर यहाँ लिखा है वर्ब वॉज, ठीक है। अच्छा ये वाला गलत क्यों था, क्योंकि दैट और हाउ दोनों एक साथ लिखा है। नो सब्स्टिट्यूशन इसलिए गलत है क्योंकि ये दोनों गलत थे यहाँ पे, तो सब्स्टिट्यूशन तो होगा ना। और THEN ये तो अलग ही दे दिया, ये पूरी तरीके से गलत है। चलो नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, ईदर द बियर्स और द लॉयन हैज एस्केप्ड फ्रॉम द जू। देखो आपको पता है ना, पेयर में जब भी होता है ईदर के साथ और लिखा मिले मान लो, ठीक है ना। अगर पेयर ठीक है तो इनके बाद देखते हैं जो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है वो इधर भी सब्जेक्ट ही होना चाहिए। और फिर अगर मान लो हेल्पिंग ऑफ यहाँ लिखी है, आगे लिखिए, तो हमेशा पेयर वाले में जो पास वाला होता है वो सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग ऑफ आती है। तो जैसे ईदर के साथ और ठीक है, द लॉइन, ठीक है ना, लॉइन सिंगुलर है इसलिए हैज़ आया यहाँ पर, हैज एस्केप्ड, ठीक है। हैज़ के साथ आपकी थर्ड फॉर्म में लॉइन के हिसाब से हैज़, ठीक है। फिर हम देखते हैं हैव, तो हैव वाला तो गलत हो जाएगा क्योंकि लॉइन सिंगुलर है। आर ये भी गलत हो जाएगा। इज एस्केप्ड, ये पैसिव वॉइस लिख दिया यहाँ पर, इज एस्केप्ड। तो और आपको पता होना चाहिए कि ये लॉइन ही काम करने वाला हैज एस्केप्ड, लॉइन ही छूटा है ना जू से, तो किसी और ने छुड़ाया नहीं है, इसे खुद निकला है। तो इसका मतलब क्या है, खुद ही डूअर है, डूअर खुद होता है तो वो एक्टिव वॉइस में होना चाहिए। तो ये पैसिव वॉइस वाला भी आंसर गलत है, इसलिए नो सब्स्टिट्यूशन, इसमें भी क्या होगा, नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ तक आप अपने इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना, आपको कुछ चीज़ें इम्प्रूवमेंट्स की समझ में आने लग जाएंगी। और मैं डेली अब इम्प्रूवमेंट्स और एरर्स, एक दिन एरर, एक दिन इम्प्रूवमेंट, एक दिन फिलअप्स, ऐसे आपको वीडियो डालता रहूँगा। तो आप इन वीडियोज़ को देख के और नोट्स अपने प्रॉपर बनाएं। थैंक यू।